हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कैसी चल रही है? हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी शानदार चल रही है और आप बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। तो उसी पे आप लोग फोकस करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में, जो कि है भूगोल की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ दोपहर 12 बजे होता है। और इसमें हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर और कुछ प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला ही क्वेश्चन है, कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। आदिवासी समूह दिया गया है, इधर दिया गया प्रदेश। बुशमैन, तो बुशमैन आपको पता है कि नामीबिया से बुशमैन कहाँ की जनजाति है? नामीबिया की है। पिग्मी, पिग्मी आपको पता है जायरे यानी कि कांगो जायरे। एस्किमो, एस्किमो जो है अलास्का और ग्रीनलैंड में पाया जाता है। और गोंड आपको पता ही है कि ये भारत में पाया जाता है। तो यानी कि ए का 4, बी का 3, बी का 3, डी ऑप्शन दिया गया और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जहाँ क्वेश्चन की आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या की जाएगी, तो इसलिए आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्रो या फिर निग्रिटो। तो सबसे पहले जो उत्पन्न हुई थी निग्रिटो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो निग्रिटो है, इसका विकास जो हुआ था मध्य एशिया में हुआ था। और निग्रिटो जो प्रजाति के लोग होते हैं अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों यानी कि कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही एक सुमेलित नहीं है। इधर देश है, इधर स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है। रोडेशिया, मिल्पा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्राज़ील में रोका होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया में टाबी नहीं होता है, ये होता है लदांग। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका गलत है। और सूडान में नगासू होता है। तो इस 3 के 3 सही हैं। जो गलत है वो सिर्फ और सिर्फ सी वाला गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं। रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए जाना जाता है? रॉटरडम कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है। तो ये किस उद्योग के लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, कागज़ उद्योग या फिर दुग्ध विषयक उद्योग। तो यह कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है चीन, भारत, जापान या फिर इटली। तो आपको भली बात ही पता होगा, जो रेशम उत्पादन में जो अग्रणी है वो चीन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन के बाद क्या आता है? चीन के बाद आता है भारत, जो कि सेकंड नंबर पे है। अन्य देशों में वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया आदि प्रमुख देश हैं, लेकिन ये चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ संसाधन के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो दिए गए हैं वो उदाहरण हैं। नव्यकरणीय ऊर्जा के उदाहरण बताना है आपको। नव्यकरणीय संसाधन के प्रकार क्या हैं? अनव्यकरणीय, पुनःचक्रीय या फिर एकल। तो नव्यकरणीय मतलब मीन्स ये हो जाएगा मिट्टी। अनव्यकरणीय जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा थोरियम। पुनःचक्री यानी कि जल को कर सकते हैं, दोबारा इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और एकल क्या है? यह क्रायोलाइट। तो ए का 2, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए ही बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया है? कृषि, उद्योग, सेवाएं और फिर सभी सही हैं। जो तृतीय क्षेत्र में तय होता है सी ऑप्शन, सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, यातायात, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ये नहीं है पूछा, ध्यान रखना है। बादाम पहाड़, जावर, बेलाडीला या फिर अनंतपुर। तो ये कौन सा लौह खनन क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है आपका है ऑप्शन नंबर बी, जावर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता है लगभग 63.5%, 64.5%, 65.5% या फिर 66.5%। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो महिला साक्षरता था वो था 64.6%। तो जो
अप्रॉक्सीमेट लगभग आसपास का ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष जो साक्षरता थी वो थी 80.9% यानी कि समथिंग 81%। और जो अंतराल था वो था 16.3% यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो साक्षरता का डिफरेंस था यानी कि अंतर था वो 16.3% था। तो ये आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो यह है उड़ीसा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? घाटी दिया, इधर क्षेत्र दिया गया। लाहौल स्पीति घाटी महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी के मध्य, कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य, फूलों की घाटी मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य, कुल्लू घाटी ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कश्मीर घाटी है वह ये पहला देखने के अनुसार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। आइए कुछ और देखते हैं। लाहौल स्पीति जो घाटी है वो महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। लाहौल स्पीति घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। और उसके बाद फूलों की घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच है। और एक है तक कुल्लू घाटी जो कि महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी की मध्य स्थित है, कुल्लू घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। विषुवत क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। विषुवत क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। इसमें कौन सा बताना है? ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। या फिर डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। जाड़े की वर्षा विशेषता किसकी है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों की, मानसून प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश की? तो जाड़े की जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, सम्मुख बाएं वृत्त चतुर्थांश में, पृष्ठ दाहिने व चतुर्थांश में या फिर पृष्ठ बाएं वृत्त चतुर्थांश में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में? तो जो न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल? तो कौन सी करती है? डी ऑप्शन आयन मंडल करती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महासागर में सर्वाधिक व्यापक अकार्बनिक पैलोजिक निक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा है? लाल सिंधु पंख, रेडियो लारियन पंख निपंख, ज्वालामुखी धूलि या फिर चूना प्रधान सिंधु पंख? तो ये है लाल सिंधु पंख। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। बी है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं। या फिर सी उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं। या फिर डी महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित होते हैं या फिर तरंगित हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं। तो ये रहे लगभग 22 क्वेश्चन। आपने इसमें कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप इसके बाद क्या चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है इतिहास रचने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो ये आपके अंदर वो हौसला है, वो जज्बा है, वो जुनून है TGT और PGT में सिलेक्शन लेने का, तो आप इतिहास ज़रूर रचेंगे। हमें आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम बात करने वाले हैं
टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस नंबर 12 की। तो आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहां आवश्यकता होगी क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो आप जो है पेन और पेपर जरूर लेके बैठें। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन है चैलेंजर गर्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में या फिर उत्तरी ध्रुव सागर में? तो जो चैलेंजर गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त है, या फिर इसी को मेरियाना गर्त भी कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के मेरियाना आइलैंड के पूर्वी भाग में स्थित है। तो यदि आपको चैलेंजर गर्त ना मिले, मेरियाना मिले, तब भी आप इसको जरूर लगाएं। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्व देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है 105 डिग्री पूर्व, 105 डिग्री पश्चिम, 175 डिग्री पश्चिम या फिर 155 डिग्री पश्चिम। तो कौन सा है? ये आपका है 105 डिग्री पश्चिम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर, मानचित्र के डिजाइन और रूपरेखा पर, प्रकाशक और इसकी कंपनी पर, या फिर मानचित्र के रंग और छपाई की विधि पर? तो यह निर्भर करती है स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मानचित्र की जो जानकारी होती है वह होती है मात्रा और स्केल की अभिसामयिक संकेतों पर निर्भर करती है। छोटे स्केल पर बने मानचित्रों में जानकारी की मात्रा अधिक होती है, यानी जो छोटे स्केल होते हैं उसमें जो जानकारी होती है वो ज़्यादा होती है, तथा बड़े मापनी पर बने मानचित्रों में अपेक्षाकृत कम सूचनाएं होती हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि जो स्थान जहां भूकंपीय घटना सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है केंद्र, अभिकेंद्र, कोर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये लेयर हुआ, और जहाँ पे इसका जो केंद्र बनेगा, ठीक है, जहाँ सबसे पहले सूचना पता चलेगा उसको बोलेंगे अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की आवरण परत में से, मेंटल में से, क्रूड में से या फिर एस्थेनोस्फीयर में से? तो ये जो उत्पन्न होती हैं एस्थेनोस्फीयर में से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? डेविस WM ने, पैंक W ने, स्ट्राहलर A ने या फिर थानबरी WD ने? तो किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर ए डेविस WM ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब महासागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम यानी कि स्वरूप अपक्षयित डेल्टा कहलाता है। रुंडित डेल्टा, परित्यक डेल्टा, ज्वारनादमुख डेल्टा या फिर चापाकार डेल्टा? तो यह कहलाता है रुंडित डेल्टा। डी ऑप्शन बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पैन प्लेन शब्द का अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना शब्द क्या है। पैन प्लेन वातीय अपर्दन से निर्मित समतल सतह, नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप, वृद्धाश्रम नदी चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह या फिर मानवीय हस्तक्षेप निर्मित समतल सतह? तो ये क्या है? यह है नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नदी अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान, डेल्टा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा तंग घाटी, फिर तलहटी मैदान, फिर बाढ़ी मैदान, उसके बाद आएगा डेल्टा। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फियार्ड तट रेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है? भू पृष्ठित अपर्दित तट का अधोगमन, हिमनदित तट का अधोगमन, नदी निक्षेप या फिर समुस्वी अपर्दन? तो यह जो निर्मित होता है हिमनदी तट द्वारा, हिमनदी तट का अधोगमन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा दिया गया है, एक तरफ उसे सम्मिलित राज्य दिया गया है। थालघाट पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो थालघाट कहाँ पे है? थालघाट है आपका महाराष्ट्र में। पालघाट गोवा, भोरघाट केरल और दीफू अरुणाचल प्रदेश। तो थालघाट करेक्ट है, महाराष्ट्र में है, और दीफू भी करेक्ट है। ये भी दीफू जो दर्रा है ये है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जो पालघाट है और जो भोरघाट है, पालघाट कहाँ पे है? तो पालघाट जो है आपका है पालघाट पश्चिमी घाट में स्थित यह दर्रा केरल राज्य में है। तो पालघाट केरल में है, ठीक है, पालघाट केरल में है। और भोरघाट कहाँ पे है? जो भोरघाट है यह है आपका महाराष्ट्र में। भोरघाट महाराष्ट्र में है, MH।
इस तरह से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतस्थली नौकायन के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो। तो ये दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सोना, कोलार, कोयला, झरियाँ, लौह अयस्क, गुंटूर, हीरा, पन्ना। तो बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो गुंटूर है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि गुंटूर ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, झरियाँ और हीरा पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो जो जूट उद्योग है मुख्यतः पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। और ये इसके बाद क्या है? इसके बाद बिहार फिर असम है। पश्चिम बंगाल फिर बिहार फिर असम। इस तरह से क्रम भी पूछ सकता है आपसे। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण या फिर समुच्च रेखा के अनुसार कृषि। तो जब खारापन और क्षारीयता होती है उसको दूर करने के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिलान प्रमुख रेशमी उद्योग केंद्र किस देश में स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस या फिर जापान। तो मिलान जो है ये है इटली में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोनबास नामक कोयला बेसिन स्थित है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर के उत्तर में, अरल सागर के उत्तर में या फिर बैकाल झील के उत्तर में। तो जो डोनबास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र है वो है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट या फिर बिटुमिनस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बिटुमिनस कोयले का जो प्रयोग होता है वो लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। और बिटुमिनस कोयले की मात्रा, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ये 60 से 80% के बीच होती है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ ले। और ये जलने से धुआं कम निकलता है और ताप अधिक होता है, यानी कि जब जलेगा ये जो बिटुमिनस कोयला होता है तो वो ताप अधिक देगा और धुआं कम देगा। और ये सर्वोत्तम कोयला भी होता है, ये सर्वोत्तम कोयला का उदाहरण भी है। अगला क्वेश्चन, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किमी से अधिक की गहराई पर हो क्या कहलाते हैं? पाताली भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, समस्थलिक भूकंप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिनका भी 300 किमी से अधिक की गहराई पर भूकंप होते हैं उनको बोलते हैं पाताली भूकंप। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचियों को सूचित से मिलाना, एक तरफ जल विद्युत परियोजना है और एक तरफ नदी दिया गया है। तो मैथान परियोजना किस नदी पर है? तो यह है बराकर नदी पर। मैथान परियोजना बराकर नदी। सवाल परियोजना, ये सवाल परियोजना चिनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना यह जो है आपके चंबल नदी पर है। और टिहरी परियोजना आपको पता ही है भागीरथी नदी पर है। ये अलग अलग 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और एक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इस तरह से ए का 3 क्वेश्चन दिया, ए में दिया गया है, डी में दिया गया है, बी का 4 भी बी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैथान परियोजना बराकर नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपका है ये चंबल नदी, और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में या फिर आंध्र प्रदेश में? सबसे ज़्यादा मिलती है महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन है, आप इसमें कितना करेक्ट कर पाएँ ज़रूर बताएं। और कैसा लगा हमारा प्रयास ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये सेशन रोज़ होता है तो आप रोज़ विजिट करें और इन्जॉय करें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आज के सेशन में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो आप पेन और पेपर जरूर लेकर बैठें जिससे कि आप एडिशनल क्वेश्चन को नोट कर सकें। आइए देखते हैं। करेवा वैली स्थित है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड में? तो जो करेवा वैली है वो कश्मीर में स्थित है। और ये आइए देखते हैं इससे संबंधित। करेवा घाटी में पाई जाने वाली करेवा मिट्टी में केसर, बादाम, अखरोट, सेब और अन्य फलों की खेती की जाती है।
पालमपुर, पुलवामा और कुलगाम की करेवा मृदाएं उच्च गुणवत्ता वाले केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। जो करेवा मिट्टी होती है वो सरोवरी निक्षेपों से बनी है, जो कश्मीर घाटी तथा जम्मू मंडल के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में पाई जाती है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर, कील नहर, उत्तरी सागर नहर या फिर न्यू वाटरवे। तो जर्मनी में उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जो जोड़ने वाली जो नहर है वो है कील नहर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन काफ़ी पोर्ट कहा जाता है? सांटोस, साओ पालो, ब्यूनस आयर्स या फिर जिबूती। तो सांटोस को कहा जाता है कहवा पत्तन नहीं काफ़ी पोर्ट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह ब्राज़ील में स्थित है और इसको विश्व का कहवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये ब्राज़ील में स्थित है, आप भी नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है? मक्का, बाजरा, चावल या फिर गेहूँ। तो क्या है ये चावल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप इसमें से इस क्वेश्चन को आपने से सभी लोग इसको जानते होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस या फिर कोलंबिया। तो सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक देश है विश्व में वो है चीन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चीन के बाद कौन सा आएगा? चीन के बाद आएगा भारत, फिर अमेरिका, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चीन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और भंडार में सबसे नंबर 1 पे है रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन और भारत। यानी कि उत्पादन में, कोयला उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे चीन है और भंडार में नंबर 1 पे रूस है और चीन तीसरे नंबर पे है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निम्न में से किस अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपर्दन की प्रतिक्रियाएँ समानांतर क्रियाशील हो रहती हैं? डेविस, पेंक, किंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी है? पेक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंक महोदय ने उत्थान एवं अपर्दन क्रिया को साथ साथ स्पष्ट किया है। उनके अनुसार स्थल रूपों का विकास उत्थान एवं निम्नीकरण की दर दोनों पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था का प्रतिफल होता है। अर्थात कोई भी भूदृश्य उत्थान की दर एवं अपर्दन की दर निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन, अधःकर्तित विसर्पों का निर्माण कैसे होता है? आर्द्र जलवायु के कारण, स्थल अवतरण के कारण, नवोन्मेष के कारण या फिर सरिता प्रवाह की में बाधा के कारण। तो इसका क्या होता है? नवोन्मेष के कारण। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भूदृश्य में जलप्रपातों एवं क्षिप्रिकाओं की बहुलता घोतक है? युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, वृद्धावस्था की या फिर समय प्राय मैदान यानी कि पेनीप्लेन अवस्था का। तो ये कौन सा है? ये युवावस्था का घोतक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन हस्ताकृति पवन के अपर्दनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है? इंसेल वर्ग, बरखान, ड्राइकेंटर या फिर गारा या छत्रक शिला। तो कौन सा है? ये बरखान नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये कौन सा है? बी नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। वायु की निक्षेपी क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं। एस्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो क्या है? ए गलत है लेकिन आर क्या है? सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है? ज्वालामुखी देश, यानी कि कौन सा जो है ज्वालामुखी किस देश में नहीं है, ये आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट इरेबस। ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप के रासद्वीपी क्षेत्र में अवस्थित है। यानी कि ये जो है कहाँ पे? ये गलत है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के रासद्वीपी क्षेत्र में अवस्थित है। बाकी माउंट अनूक इंडोनेशिया में, ग्रीष्म स्पोटन आइसलैंड, किलाइया संयुक्त राज्य अमेरिका। आप यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यदि यह क्षोभ मंडल में उपस्थित हो तो एक प्रदूषक बन जाती है। कौन सा करेक्ट है? सही उत्तर बताना है। तो ये दोनों करेक्ट है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यदि यह क्षोभ मंडल में उपस्थित हो तो एक प्रदूषक बन जाती है। यानी कि दोनों ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? भूमध्यरेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या है? ये है मानसूनी जलवायु का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अश्व अक्षांश स्थित है 40-50 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों में, 25 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में, या फिर 45 से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में स्थित होती है अश्व अक्षांश। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सभी तरंगे संबंधित हैं ज्वार भाटा से, जेट स्ट्रीम से, नदी से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से संबंधित हैं? यह संबंधित है जेट स्ट्रीम से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? स्वच्छ मौसम, अत्यधिक ठंडा मौसम, तूफानी मौसम या फिर तीव्र वर्षा। तो यदि वायु दाब एकाएक कम हो जाती है तो वह सूचक है तूफानी मौसम का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये इस तरफ गर्त दिया गया है, एक तरफ दिया गया महासागर का नाम, सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त, पोर्टोरिको गर्त, अटाकामा गर्त। कौन सा गर्त किस महासागर में स्थित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। सुंडा गर्त जो है पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त आपको पता है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। यह है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। पोर्टोरिको गर्त, जो पोर्टोरिको गर्त है ये है उत्तरी अंध महासागर में, यानी कि अंध महासागर में। और अटाकामा गर्त जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ए का 3 एक ही में दिया गया सी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर, 4200 मीटर, 3000 मीटर या फिर 3900 मीटर। तो क्या है? ये 3900 मीटर है महासागर की औसत गहराई अटलांटिक महासागर की। सारगासो सागर प्रख्यात है अत्यधिक निम्न तापमान हेतु, अधिक गहराई हेतु, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु या फिर उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु। यह प्रख्यात है यानी कि विख्यात है समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य अटलांटिक रीज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है? वलन, भ्रंशन, मालवा का एकत्रण या फिर प्लेट विस्थापन। तो मध्य अटलांटिक जो रीज है इसका निर्माण हुआ है प्लेट विस्थापन के कारण। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल पाली की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है? वर्ष पर्यंत सागरीय जल की औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अवसाद मुक्त स्वच्छ सागरीय जल, या तीसरा है 30% से 40% के बीच महासागरीय लवणता, या फिर चौथा है महासागरों के प्रकाशित मंडल का ऊपरी भाग। ठीक है, यह है सी 30 से 40% के बीच महासागरीय लवणता। तो ये रहे लगभग 20 क्वेश्चन। 20 में आपने कितना सही किया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो इसके साथ तैयारी करते रहें जिससे कि आपको सफलता मिल सके। टीजीटी पीजीटी नहीं, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।